सरस्वती स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने सेल ऑर्गन्स के बारे में चर्चा की थी। इन सेल ऑर्गन्स में आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होता है तथा यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये चर्चा अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज अपन इस माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसकी खोजकर्ता कौन है, ऐसे विभिन्न पॉइंट पर अपन चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है, इनका नाम किसने दिया, ऐसी पॉइंट पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अपन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। माइटोस कॉन्ड्रियन, माइटोस शब्द का अर्थ होता है थ्री, कॉन्ड्रियन शब्द का अर्थ होता है वेन्यूल्स, इन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। आगे अपन बात करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की। ये ध्यान रखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। आगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने रेखित पेशी में देखा। बायोप्लास्ट नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बेंडा है। बेंडा ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। बेंडा नाम वैज्ञानिक ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। तो आगे पर बात करते हैं फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम फाइलिया रखा। अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम का सबसे पहले इसे देखने वाले वैज्ञानिक कोलिकर है, जो कीटों की रेखित पेशी में दिखा। कीटों की रेखित पेशियों में सबसे पहले कोलिकर ने देखा था। फ्लेमिंग ने इसका नाम फाइलिया रखा, अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अपन फ्लेमिंग व अल्टमान को देते हैं। ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता या खोज का श्रेय फ्लेमिंग व अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय फ्लेमिंग व अल्टमान को दिया जाता है। आगे अपन बात करते, ये तो सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक कोलिकर है। फ्लेमिंग ने इसका नाम रख दिया फाइलिया, अल्टमान ने इसका नाम रख दिया बायोप्लास्ट। तथा इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय फ्लेमिंग व अल्टमान को जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक बेंडा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसी अन्य वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा द्वारा दिया गया। ये है इसकी जनरल हिस्ट्री। कोलिकर ने रेखित पेशियों में, ये रेखित पेशियां कीटों की थी। कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर ने सर्वप्रथम देखा था और फ्लेमिंग ने इसे फाइलिया नाम दिया था।
अर्धमान ने इसे बायोट्रांस नाम दिया था तथा इसी कारण लोगों वैज्ञानिक को इनकी खोजकर्ता अपन कह सकते हैं। यदि खोज का सही लोगों वैज्ञानिक को जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम वेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये इसकी जनरल हिस्ट्री जो आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार से होती है, बाहर से ऐसा क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। और थोड़ा आप ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अधिकतर कोशिकाओं में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में बातचीत करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार से होती है, ये किस प्रकार से दिखता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, अंदर से कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिनका क्या रोल होता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन आपको मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में अभाव होता है, यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके आमाप की। माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 8 माइक्रोन लंबा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 8 माइक्रोन लंबा होता है तथा 0.5 से 1 माइक्रोन इसका व्यास होता है। लंबाई की बात करें अगर अपन, तो इसकी लंबाई 5 से 8 माइक्रोन होती है तथा अगर इसके व्यास की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें तो 0.5 से 8 माइक्रोन इसका व्यास होता है। अब इसकी संख्या की बात करें, एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी हो सकती है। संख्या के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो 1 से संख्या की बात करें, उनकी संख्या 50 से लेकर 5000 तक हो सकती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक कोशिका के अंदर 50 से लेकर 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। कुछ एक कोशिकी जीव में इनकी संख्या लगभग 5 लाख तक हो सकती है। 5 लाख एक कोशिकी जीव में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनका शरीर ही एक कोशिका से बना हुआ होता है, तो इसलिए उनको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और एनर्जी के उत्पादन करने का कार्य हमें माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए जो ऐसे प्राणी जिनका शरीर ओनली एक सिंगल सेल से बना है या एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं, उन एक कोशिकीय जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 5 लाख के आसपास इनकी संख्या हो सकती है। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की और बातचीत करते हैं, इसकी संरचना के बारे में बात करें। और आप एक और ध्यान रखें, माइक्रोस्टेरियाज नामक शैवाल, एक शैवाल है जो एक कोशिकी है। इसके अंदर केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ध्यान रखिए, माइक्रोस्टेरियाज नामक एक कोशिकी शैवाल के अंदर या एक कोशिकी जीव है, इस एक कोशिकी जीव के अंदर केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस संरचना के बारे में अगर देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार की है, तो ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी लवक कह सकते हैं जो अपने प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गन्स है यानी कोशिकाओं है जिसके ऊपर डबल लेयर पाई जाती है। ये देखिए आपको, एक तो ये लेयर है अंदर वाली, ये बाहर वाली लेयर है, यानी ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं है। अन्य अधिकतर कोशिकाओं है
राइबोसोम को छोड़कर राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें किसी प्रकार की लहर नहीं पाई जाती है। बाकी अन्य कोशिकाओं के ऊपर सिंगल लहर पाई जाती है, या अपन यूँ कह सकते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकाओं कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो कोशिकाएं ऐसे हैं जिन पर डबल लेयर पाई जाती है, यानी प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या जिसे आप लवक भी बोल सकते हैं, लवक कह सकते हैं, प्लास्टिड कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों कोशिकाओं ऐसे हैं जिन पर डबल लेयर पाई जाती है। जैसे आप लवक की संरचना देखेंगे तो भी उस पर ऐसे डबल लेयर है, और माइटोकॉन्ड्रिया पर भी डबल लेयर है, इसीलिए अपन कहते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, डबल लेयर है इस पर। बाकी अन्य कोशिकाओं के ऊपर सिंगल लेयर पाई जाती है, एकल झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें अपन एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। और राइबोसोम पर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली रहित कोशिकाएं कह सकते हैं, या झिल्ली रहित सेल ऑर्गन्स कह सकते हैं राइबोसोम पर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। बाकी अन्य कोशिकाएं जैसे अपन गाल्जिकाए है, अंतःपटलीय झिल्लिका है, लाइसोसोम है, ये सभी कोशिकाएं ऐसे हैं जिन पर केवल एक झिल्ली पाई जाती है, अकेली झिल्लीयुक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। और प्लास्टिड तथा माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकाएं कहते हैं, ये ध्यान दें। आगे अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर वाली झिल्ली है, जिसे हम बाहरी झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इसमें किसी प्रकार की उभार नहीं पाई जाती है, बिल्कुल फ्रेश झिल्ली होती, आउटर मेम्ब्रेन या जिसे आप बाह्य झिल्ली भी कह सकते हैं। और ये वाली झिल्ली है जिसे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या आप बोल सकते हैं आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली बोल सकते हो, आंतरिक झिल्ली बोल दो या इनर मेम्ब्रेन बोल दो, इससे आप बाह्य झिल्ली बोल दो चाहे आउटर मेम्ब्रेन बोल दो। यही दो झिल्लियां है, बाहर वाली झिल्ली बिल्कुल चिकनी फ्रेश होती है, इस पर किसी प्रकार की उभार नहीं पाया जाता है। अंदर वाली झिल्ली की बात करें तो अंदर वाली झिल्ली अंदर की तरफ फोल्डिंग रहती है, ये आपकी आंतरिक झिल्ली है, ये अंदर की तरफ फोल्डिंग रहती है और एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती है जिन्हें अपन पृष्ठी कहते हैं। पृष्ठी कभी बार इसे क्रीटी का नाम भी देते हैं, पृष्ठी भी कहते हैं। अब कभी बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि पृष्ठी क्या है और कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखें माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ फोल्डिंग होते हुए या अंदर की तरफ अंतर्वलित बार बार घूमती वापस निकलती है, तो आप यूँ बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर एक अंगुली के नुमा संरचना बनाती है। एक बार वापस बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर अंगुली नुमा संरचना बनाती है, जिन्हें अपन पृष्ठी कहते हैं। ये आपको चित्र में शो हो रही है, ये आपकी पृष्ठी, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, इसी पृष्ठी पर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इनकी आकृति टेनिस की रैकेट नुमा होती है, जिन्हें अपन एप्पल कहते हैं, एप्पल या कभी बार इसका नाम ऑक्सीसोम भी रखा जाता है या ऑक्सीसोम भी कह सकता है। इनकी आकृति टेनिस की रैकेट के समान होती है। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है जिन्हें अपन एप्पल कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, ये संरचनाएं अपनी पृष्ठी के ऊपर पाई जाती हैं।
इसकी आकृति इसके रेटिकुलम होती है, इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला हेड जैसे होता है, ये बीच में वृत्त होता है और नीचे बेस आधार। ऐसे 3 भागों में ये अपने एप्पल पर वापस डिवाइडेड होता है। आधार नीचे वाला, बीच वाला वृत्त होता है और ऊपर वाला हेड होता है। शीर्ष वृत्त आधार, इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एप्पल कण, ये आपके बहुत सारे ऐसे एप्पल कण अपने दृष्टि के ऊपर पाए जाते हैं। एप्पल कण के दो या प्रारंभिक कण भी कह सकते हो, एफ शब्द से निकला हुआ प्रारंभिक कण, प्रीमियर पार्टिकल्स, प्रीमियर पार्टिकल्स बोल दो, प्रारंभिक कण बोल दो, एप्पल कण बोल दो शॉर्ट में, या ऑक्सीसोम बोल सकते हो, ऑक्सीसोम। ये सभी अपने इसी एप्पल कण के नाम हैं। ये अपने दृष्टि के ऊपर पाए जाते हैं। कैसे के होते हैं ध्यान रखें, वो अपने आगे भी बात हुई इस दृष्टि की, पहले एकादो स्ट्रक्चर इसको देख लेते हैं। ये जो बीच में पिंडकाल का जो ध्रुव रहता है, जिन्हें अपन मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स या अपन वैसे आधात्री नाम भी देते हो, आधात्री, आधात्री बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके अंदर हमें राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। 70S प्रकार का ध्यान रखें, 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, जल खनिज लवण वगैरह बहुत सारे इसके अंदर मुद्दे होते हैं या पार्ट होते हैं। राइबोसोम है, जल है, खनिज लवण है, विटामिन वगैरह, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये सभी मिलकर ये सभी को अपन एक साथ मैट्रिक्स या आधात्री कह सकते हैं। तो ये जो बाहर वाली झिल्ली है तो ये अंदर वाली झिल्ली है, इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह सकते हैं। ये बाहर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली है, इसके बीच में जो स्पेस है, गैप है, इस गैप को अपन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। आगे अपन एप्पल कण की बात कर रहे थे। एप्पल कण फास्फोलिपिड, वह प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो अपने एप्पल कण हैं फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एप्पल कण का और इम्पोर्टेंट रोल ये होता है, इस पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। एप्पल कण पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स, ये एंजाइम्स भी अपने एप्पल पार्टिकल्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। मेरे कहने का मतलब एटीपी सिंथेटेज शब्द आया है, सिंथेटेज यानी सिंथेसिस से निकला हुआ शब्द है। सिंथेसिस का मतलब एटीपी निर्माण, एटीपी का जो निर्माण होता है उससे संबंधित एंजाइम अपने एप्पल पार्टिकल्स पर पाए जाते हैं। वैसे तो एटीपी का निर्माण अपने पृष्ठ के ऊपर होता है और पृष्ठ के ऊपर ही ये एप्पल पार्टिकल्स है। एटीपी निर्माण से रिलेटेड सारे एंजाइम ही प्रेजेंट होते हैं और इसी पर ऑक्सीकरण, फास्फोरिलीकरण, से रिलेटेड एंजाइम भी अपने एप्पल पार्टिकल्स पर ही पाए जाते हैं। तो अपन बात करें एप्पल पार्टिकल्स, पृष्ठी, ये सभी इसके भाग है। एप्पल पार्टिकल्स अपने पृष्ठी के ऊपर पाया जाता है। पृष्ठी संरचना है अपने माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली इंपोर्टेंट पार्ट है। इस पर सभी ऑक्सीकरण, फास्फोरिलीकरण की क्रियाएं संपन्न होती है। ये ज़्यादा अन्य की तुलना में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी जैविक क्रियाएं इसी पे संपन्न होती है। जैविक क्रियाओं की बात करें तो एटीपी का निर्माण होना, ऊर्जा का उत्पादन होना, ये कार्य अपने पृष्ठ के ऊपर संपन्न होते हैं। तो पृष्ठ में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का एक पार्ट ये फोल्डिंग होते हुए पाई जाने वाली संरचना है।
कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली चीजें बार बार अंतर्गत हो रही है, अंतर्गत होने के पश्चात विशेष रचना बना रही है, जिसे तुम क्रिस्टी कह रहे हैं। क्रिस्टी का नाम दिया जाता है, इसका क्रिस्टी नाम देते हैं, क्रिस्टी का भी नाम दे दिया जाता है। वो एक ही बात है, क्रिस्टी चाहे क्रिस्टी का कहो, ये अंदर वाली चीज का पार्ट है, मूवी नुमा है, इसके ऊपर टेनिस के रैकेट नुमा स्ट्रक्चर है, जिन्हें अपन क्या कह रहे हैं, एप्पल कण के दो प्रारंभिक कण बोल दो, प्रीमियर पार्ट बोल दो, ऑक्सीजन बोल दो, ठीक है। ये सभी इंपोर्टेंट घटक है जो कि क्रिस्टी के ऊपर नजर है। आगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन जानते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह, बिजली ग्रह, पावर हाउस, ये सभी एक ही नाम है। इसको अलग प्रकार के नाम दिए गए, ये सभी एक ही पॉइंट को इंगित करते हैं। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए, कोशिका के जो शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन बात करेंगे क्यों कहते हैं। तो एक बार ये भी प्रश्न आ जाता है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो भी आंसर अपन देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार ये पूछ देते हैं कोशिका का बिजली घर या कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का पावर हाउस, तो ये सभी शब्द है, ये सभी शब्दों का एक ही निकलता है, सभी के आंसर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आगे हम बात करते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहते हैं। आपको पता है जो भी अपन भोजन खाते हैं, खाने के पश्चात ये अपने छोटी आंत के द्वारा चूस लिया जाता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। फिर आगे इस भोजन का क्या होता है, जैसे अपने मुंह के द्वारा भोजन खा लिया, आमाशय में पाचन हो गया, पाचन होने के पश्चात इस भोजन का क्या होता है, तो पाचन होने के पश्चात ये छोटी आंत के द्वारा वहाँ भी रसांकुर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इन रसांकुर के द्वारा वो भोजन को चूस लिया जाता है तो रुधिर में मिला दिया जाता है। फिर ये रुधिर अपने पूरे शरीर में घूमता रहता है, तो ये रुधिर अपने पूरे शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में आता है, पूरे शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में आता है। वो रस वापस ब्लड के थ्रू वापस, यानी भोजन वाला रस या भोजन बोल दो, भोजन न बोल के पर भोजन का रस कह सकते हैं। ये भोजन का रस ब्लड के थ्रू वापस हर कोशिका के अंदर एंट्री करता है, वहाँ फिर वापस भोजन का पाचन होता है। तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वापस भोजन का या इस भोजन की रस का पाचन करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है और आगे की पाचन क्रिया संपन्न करता है और अपने को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो एटीपी का उत्पादन स्थल भी अपन क्रिस्टी को ही कह सकते हैं, क्रिस्टी को बोल सकते हैं या अपन कण को बोल सकते हैं। तो अपन कण तो विभिन्न प्रकार की श्वसन से रिलेटेड एंजाइम्स पाए जाते हैं। श्वसन से ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को मिलाई जाती है, श्वसन से संबंधित एंजाइम भी अपने इस एप्पल कण या आप कह सकते हैं क्रिस्टी, एप्पल कण है जो क्रिस्टी का ही पार्ट है, इस पर प्रेजेंट होते हैं श्वसन से रिलेटेड एंजाइम। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एप्पल कण है, यहाँ पर अपना भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के पश्चात एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा अपने को एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी की फुल फॉर्म अगर अपन पता लगाएं तो ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। एटीपी कह सकते हैं, कैसा हो सकते एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका और लवक दो ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं कोशिका में जिनकी विशेष प्रकार की विशेषता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको मैंने बताया था, दोहरी जीवित कोशिकाओं। इसी प्रकार लवक में भी दोहरी जीवित होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और आगे की बात हो
माइटोकॉन्ड्रिया में नमक थी, तो स्वयं का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म वैसे जानते होंगे, क्या मैं बता देता हूँ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा नमक में पर्सनल पाए जाते हैं स्वयं। बाकी कोशिका के अंदर केंद्र होता है, केंद्र के अंदर भी डीएनए और एक्स्ट्रा पाया जाता है। राइबोसोम 70 प्रकार श्वेत वर्ग, इसका मतलब होता है श्वेत वर्ग या अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक, इसका मतलब होता है श्वेत वर्ग या अवसादन गुणांक। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार का होता है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में डिफरेंस पहले कुछ क्लासों में ऑफलाइन। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किन जीवों में पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका किन जीवों में पाई जाती है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 80 प्रकार का राइबोसोम होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार का होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में वापस 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा नमक में 70 प्रकार के राइबोसोम स्वयं के पर्सनल पाए जाते हैं, क्या आप ध्यान रखें। आगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन कार्य के बारे में बातचीत करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या करते हैं। पहले आपने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, बिजली ग्रह कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। ध्यान रखिए, कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह, बिजली घर, पावर हाउस, इसे कहेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिगृह कह दो, चाहे बिजली घर कह दो, पावर हाउस कह दो, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया के शब्द पर काम में रह सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसे क्यों कहते हैं, बिजली घर क्यों नाम दिया जाता है, शक्तिगृह क्यों नाम दिया जाता है, पावर हाउस क्यों नाम दिया जाता है। ये तीनों एक ही शब्द है, यानी यहाँ अपने कोशिका से पावर, ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य अपने माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी ये जो ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, एटीपी का उत्पादन भोजन का ऑक्सीकरण करके, भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में करता है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, कोशिका का शक्तिगृह इसलिए कहते हैं कि भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। आगे अपन इसके बारे में और बात करते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में उत्पन्न ग्लूकोज के अणु से उत्पन्न 2 पायरुविक अम्ल की अणु, ग्लूकोज
पायरुविक अम्ल के दोनों उत्पन्न होते हैं, उनके ऑक्सीकरण करने का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र से उत्पन्न ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज से उत्पन्न पायरुविक अम्ल के दो अणु का ऑक्सीकरण करने का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तथा प्रकाशीय श्वसन, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन में भी माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। ऐसे ये महत्वपूर्ण तीन कार्य करता है। इसके अलावा अन्य वर्ग भी करता है, पर इम्पोर्टेंट ये तीनों वर्ग होते हैं। मेन कार्य तो ये ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य करता है। ये ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में करता है। एटीपी की तो मैंने बताई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को अपन जैविक ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। जैविक ऊर्जा मुद्रा, जैविक ऊर्जा मुद्रा नाम एटीपी को दिया जाता है। ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। आगे अपन ने F1 कण की बात की थी। F1 कण को माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। F1 कण संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। जिस प्रकार अपने शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई F1 कण है। F1 कण का नाम आपको पहले भी बताएगा। F1 कण को आप प्रारंभिक कण कह सकते हैं। प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई F1 कण है। अपने शरीर के अंदर संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई सेल है। वृक्क के अंदर संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, जिसे आप रक्त भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें इन पॉइंटों पर। अब मैं आगे बात करता हूँ अपने बोर्ड में या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? तो आप बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। दूसरा मेरा प्रश्न, एटीपी का उत्पादन कहाँ से होता है? तो आप बताएं, अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया, और डीपी बताना चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली पर उपस्थित क्रिस्टी से एटीपी का उत्पादन होता है। अब एक बार प्रश्न होता है, एटीपी उत्पादन से संबंधित एंजाइम किस झिल्ली पर पाए जाते हैं? तो एटीपी उत्पादन से संबंधित एंजाइम अपने माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। और प्रश्न आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा के द्वारा दिया गया है। और प्रश्न आ जाता है, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए, सेल ऑर्गन्स का नाम बताइए जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो उस वक्त आप नाम बताए, स्वयं का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और नवक के पास पाया जाता है। उस कोशिका का नाम बताइए जिसमें स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। उस वक्त भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही नाम बताना है, और साथ में साथ आप नवक भी बता सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, माइटोकॉन्ड्रिया और नवक में स्वयं के डीएनए तथा स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं। स्वयं के डीएनए तथा स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी अंग माइटोकॉन्ड्रिया
तथा लवक को कहते हैं प्लास्टिड। लवक को अपन प्लास्टिड कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक को अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए तथा स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। 70 मैंने आपको पहले बता दिया भाई माइटोकॉन्ड्रिया में 70 राइबोसोम है, 80 राइबोसोम कोशिका के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, वो 80 प्रकार का होता है। और पहले भी आपको बताया प्रकटी कोशिका में भी 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रकटी कोशिका में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, परंतु प्रकटी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखें। तो अर्ध स्वायत्तशासी अंग अपन माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को कहते हैं। पर ऑप्शन में दोनों है तो अपन दोनों कहेंगे, अगर दोनों में से एक है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में से एक है, तो उन्हें अपन सही कहेंगे। एक बार प्रश्न आ जाता है जैविक ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो उस उत्तर पर आंसर देंगे एटीपी को जैविक ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी प्रकार से छोटे मोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपने को पहले अपना बेसिक कंप्लीट होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी क्या है, इसकी आकृति क्या होती है, इसमें इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका कोशिका के अंदर क्या रोल होता है, कोशिका में इनकी कितनी संख्या होती है। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर, कोशिका अपने शरीर में कितनी संख्या में होती है। तो पहले अपने सेल की स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का पता होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। धन्यवाद।